सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको संविधान के सभी भागों के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके अलावा जो सभी अनुसूचियां हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। संविधान में कुल 22 भाग हैं और टोटल 12 अनुसूचियां हैं। शुरू में तो यह जो है वो 22 भाग और केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन अनुसूचियों में बढ़ोतरी की गई। तो इन सब सारी फैक्ट्स को कलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा और एक छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और नीचे लाइक का बटन है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भारतीय संविधान के सभी भागों के बारे में जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। पिछली सारी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं, भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के जो कुल भाग है मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो भाग है वह आपके 22 भाग हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोटल जो अनुच्छेदें हैं वो 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खंड भाग में बांट के, लेकिन 395 ही मूलतः हैं। और टोटल जो अनुसूचियां हैं वह 12 अनुसूचियां हैं, जो पहले 8 थी, अब उनमें संशोधन करके 12 अनुसूचियां कर दी गई है। तो इस तरह से हम यहाँ से पहला जानते हैं कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह जो है वो प्रथम भाग में आता है। प्रथम भाग में क्या आता है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इस सब में से पक्का इस 22 फैक्ट्स में से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। पहला भाग संविधान के पहले भाग में क्या है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यह कितने अनुच्छेदों के बीच में है? तो 1 से 4। मैं बाद में इसका थोड़ा सा ट्रिक बना के आपको दे दूंगा, और खास करके ग्रुप में मैं इन सब चीज़ों को देते रहता हूं, तो ग्रुप में आपको शायद इससे रिलेटेड ट्रिक भी दे दूंगा, जिससे आपको ये याद हो जाए। फिलहाल आप इसको समझें तो ज़्यादा अच्छा है, ट्रिक पे डिपेंडेंट ना रहे। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है वह संविधान के पहले भाग में है और 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में है। दूसरा है नागरिकता। अब देखिए, सबसे पहले कोई इंसान राज्य या संघ में रहेगा, उसके बाद उसको नागरिकता चाहिए, तो नागरिकता दूसरे भाग में है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तीसरा है मौलिक अधिकार, फिर उसको अधिकार चाहिए, जो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। फिर उसके नीति निर्देशक तत्व, तो कुछ चीज़ें चाहिए, रूल रेगुलेशन, जिससे वो समाज में रह सके, तो वह अनुच्छेद 36 से 51। यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, यह भी बहुत ज़रूरी है, यह भी बहुत ज़रूरी है, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। अब उसके कुछ कर्तव्य होना चाहिए, यह 51 के क, ये भी बहुत आता है। ये जितने मैंने बता रखा है ये ज़रूर आप इसको कंठस्थ करके रखें, क्योंकि इनमें से आता ही आता है। नेक्स्ट है कि 5वें भाग में संघ के बारे में बताया गया है। 6ठे भाग में जो है वह राज्य के बारे में बताया गया है। 7वें भाग में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, मतलब जो पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य हैं उनके बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9वीं अनुसूची, यह एग्जाम में बार बार आता है कि 9वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में है, जो अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक वर्णित है। तो यह आपके एग्जाम में ज़रूर आता है कि 9वें भाग में जो है वो, या फिर पूछ लेगा कि पंचायत का जो है वो ग्राम पंचायत जो कौन से भाग में है, तो 9वें भाग में, संविधान के 9वें भाग में वर्णित है, और कौन से अनुच्छेद में? तो 243 के क से 9। अगला आता है नगर पालिका, जो 9 के क भाग में है, और 9 के ख भाग में जो है वह सहकारी समितियां आती है। तो इस तरह से आपने देख लिया 9 भाग को। 10वां भाग में जो है संविधान के 10वें भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। यह भी एग्जाम में आता है 244 के क में। और 11वां भाग में है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, जो केंद्र, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो संबंध है वह 11वें भाग में है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है। संविधान के 12वें भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद संविधान के 13वें भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इन सब के बारे में उल्लेख है। 14वें भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जितनी सारी सेवाएं हैं, चाहे वो कमीशन हो या फिर किसी भी तरह की सेवाएं हो,
उनके बारे में वर्णन की गई है। कितने भाग में? तो 14वें भाग में, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में है। 14 के क खंड में अधिकरण के बारे में बताया गया है। 15वें भाग में निर्वाचन के बारे में, यह एग्जाम में कई बार आता है कि संविधान के 15वें भाग में जो है वह निर्वाचन या निर्वाचन की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो यह जो है 15वें भाग में, और यह आर्टिकल कितना है? 324 से 329। नेक्स्ट है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो सब कम्युनिटी है उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई है, वह संविधान के 16वें भाग में है। 17वां भाग, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो 17वां भाग जो है वह राज्य भाषा के बारे में बताता है, और यह अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। संविधान का 18वां भाग आपात उपबंध से संबंधित है। यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपात उपबंध से संबंध कौन सा भाग है, तो जो है संविधान का 18वां भाग है, और यह अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में इसके बारे में उल्लेखित है। संविधान का 19वां भाग प्रकीर्ण से संबंधित है, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। और सबसे ये जो 20वां भाग है, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान के किस भाग में संवैधानिक संशोधन की व्याख्या की गई है, तो संविधान के 20वें भाग में, और यह अनुच्छेद 368वां में बताया गया है। नेक्स्ट है जो संविधान का 21वां भाग है, उसके अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अर्थात जब कोई संक्रमण आ जाती है या फिर कुछ ऐसी आपात स्थिति आती है उस वक्त के बारे में जो है वो रूल रेगुलेशन बताया गया है संविधान के 21वें भाग में, जो आर्टिकल 369 से 392 के बीच में है। और संविधान का लास्ट भाग जो 22वां भाग है, उसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण, इन सब के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 393 से 395 के बीच में है। तो इन सभी जो है वो भागों को आप जो है एक बार ध्यान से फिर से देख लें, और अगर चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख के जो है इन सभी चीज़ों को आप बारीकी से देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है संविधान की जो है अनुसूचियों पे चलते हैं, जिसको जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि 12 अनुसूचियां हैं और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, और उसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है, और हर एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आपको ज़रूर काम आने वाला है, और उसके अलावा आपको नॉलेज मिल जाएगी कि आपका संविधान में क्या सब है, क्या सब जो है वो चीज़ें लिखी गई है। तो चलिए भारत के संविधान के अनुसूचियों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत के संविधान में, मैंने आपको टोटल बता दिया है कि संविधान में जो है वह जब संविधान लिखा गया था तब उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, पर अब टोटल जो है वह 12 अनुसूचियाँ हो गई है। और इसके प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। जो प्रथम अनुसूची है संविधान का, उसमें भारत के संघ और राज्यों के बारे में उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया, अर्थात आप इस तरह से समझ लें कि दिल्ली को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी थे, मतलब दिल्ली को जो NCR बना दिया गया बहुत सारे जो है सिटी को मिला के, तो वह NCR वाला दर्जा जो हुआ 69वें संविधान के द्वारा मिला है दिल्ली को, जिससे दिल्ली को जो हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय अनुसूची में। पहला अनुसूची हमने देख लिया कि भारतीय संघ और घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उसमें उल्लेख मिलता है, तो उसको आप याद रखेंगे। प्रथम अनुसूची को एग्जाम में आता है यह। और दूसरी अनुसूची जो है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। आप एक ही शब्द में समझें कि प्रथम अनुसूची में जो है वह संघ के सभी राज्यों और संघ शासित केंद्र प्रशासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है, और द्वितीय अनुसूची में जो है वह सभी के जितने भी बड़े बड़े या जितने भी पद हैं उनके वेतन के बारे में, वेतन और भत्ता के बारे में है। तो आप इस पॉइंट से याद रखेंगे कि दूसरे अनुसूची में जो है वो वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में क्या मिलता है उसको जानते हैं। तीसरे संविधान के तीसरे अनुसूची में जो है वह विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्रियों, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ग्रहण पद के समय ली गई जाने वाली शपथ का उल्लेख है, अर्थात तीसरे अनुसूची में हमको जो है वो शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। चौथे अनुसूची में देखते हैं कि चौथे अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है, अर्थात जो है
राज्यसभा में सभी राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व का विवरण है वह चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यह भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि पांचवी अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची, यह भी आता है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची से थोड़ा हटके यह छठी अनुसूची है और इसके बारे में भी एग्जाम में ऐसे आता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो इस छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो वह यह राज्य को आप याद रखेंगे और यह छठी अनुसूची के अंतर्गत इसके प्रशासन के बारे में आता है क्योंकि यह स्पेशल जो है वो ट्रिब्यूनल स्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवीं अनुसूची, यह एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, अर्थात जो भी शक्ति होगी, कौन सा स्टेट किस पे काम करेगा, किस पे कानून जो है वो स्टेट बनाएगा, किस पे सेंट्रल बनाएगा, इन सभी शक्तियों के बारे में जो है वह सातवीं अनुसूची में बताया गया है और जिसमें जो है सभी सूची का वर्णन किया गया है। आगे मैं बता रहा हूँ। इस केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती है, तो आप इसमें मेन बात याद रखेंगे कि सातवीं जो अनुसूची है वह सूची, उसमें सूचियाँ के बारे में बताया गया है। 100 से 7वीं, 100 से सूचियाँ, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको ट्रिक से कि सातवीं अनुसूची में सूचियाँ मिलती है। 3 तरह की सूचियाँ कौन कौन सी, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अर्थात संघ सूची पे जो है वह केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। अर्थात यह भी एग्जाम में आता है कि अभी जो है वो संघ सूची के कुल कितने विषय हैं, तो जब संविधान लागू हुआ था तब 97 विषय था और अभी जो है वह 100 विषय है। और संघ सूची पर जो है वह कानून केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाते हैं। अगला पॉइंट है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है अगर वह सभी राष्ट्र के लिए हित में हो, पूरे राष्ट्र के हित में हो। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुल 66 विषय थे और अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची पर कानून जो है वह राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र हित का वह सब विषय होगा तो उस पर कानून जो है वह केंद्र सरकार भी बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय कुल राज्य सूची की जो कुल विषय थी वह 66 थी, लेकिन अभी यह घटकर 61 हो गई है। 61 विषय है कुल राज्य सूची में, याद रखेंगे। और जो है वह संघ सूची में 100 विषय हैं जो पहले 97 थे। अब आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही खत्म हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और संविधान के लागू होने के समय कुल समवर्ती सूची के 47 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ था तो कुल समवर्ती सूची के जो है कंकरेंट लिस्ट इसको बोला जाता है, उसके कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है वह 52 विषय हैं। इसमें 5 विषय बढ़ गए हैं समवर्ती सूची में और यह 52 हो चुकी है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के में संबंधित नहीं है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर को जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव आई है, इसीलिए आप इस फैक्ट्स को जो है अभी फिलहाल इग्नोर करके चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8वीं अनुसूची। तो संविधान का जो 8वीं अनुसूची है यह भी बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 8वीं अनुसूची में क्या है वो जानते हैं कि इसमें भारत के 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये टोटल जो भारत की भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं, उनके बारे में 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब शुरू में 8वीं अनुसूची संविधान बनाया गया था तो इसमें कुल जो है वह 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, 2003 में 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो यह लास्ट जो जितने सारे फैक्ट्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इनमें से लास्ट जितना भी संशोधन हुआ है उसके बारे में पूछ सकता है और आता भी है कि किस संशोधन में जो है वो मैथिली को जोड़ा गया, किस संशोधन में जो है वो डोगरी को जोड़ा गया, कोंकणी किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। तो यह सब चीज़ें, हालांकि यहाँ अनुसूचियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आप जो है मेनली याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में जो है वह 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 9वीं अनुसूचियाँ।
तो 9वीं अनुसूचिया में संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। जो यह 9वीं अनुसूची, पहले जो 8 अनुसूचियां ही थी, 9वीं अनुसूची को जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, और इसमें जो है वह संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 254 अधिनियम हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान के पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अर्थात अब इसकी चुनौती दी जा सकती है अगर वह मौलिक अधिकार का हनन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10वीं अनुसूची, यह भी बहुत जरूरी है, आप इसे जरूर देखें। तो यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। एक जो है पहला संशोधन में वो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, लेकिन यह 52वीं अनुसूची 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या है, तो दल बदल। तो आप इसमें याद रखेंगे 2 से 10वीं और 2 से दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो यह भी एग्जाम में बहुत जरूरी, बहुत बार आता है कि पंचायती राज जो है वह कौन सी इस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची। इसके बारे में हम जानते हैं कि यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया, तो इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय सुशासन स्वायत्ता को काम करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें जो है वह उसमें ग्राम पंचायत के बारे में था, और इसमें नगर पंचायत अर्थात नगर पालिका के बारे में है 12वीं अनुसूची में, और जिसमें कुल 18 विषय हैं। तो यह थी टोटल संविधान की 12 अनुसूचियाँ, जिसके बारे में हम लोग एक बार जो है फटाफट नज़र दौड़ा लेते हैं। पहली अनुसूची जो है वो उसमें संघ के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची जो है वो पहली अनुसूची जितनी भी है उसमें भारत के सभी संघ के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। द्वितीय अनुसूची में जो है वह सभी अधिकारियों के पेंशन के बारे में और वेतन के बारे में बताया गया। तृतीय अनुसूची में जो है वह शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया। चौथी अनुसूची में संघीय सभी राज्यों के जो है संघीय राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में सभी जो है वो तीनों सूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में जो है कुल सभी भाषाओं, भारत के 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है संविधान की प्रथम अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसके अंतर्गत जो है वह कुछ विषय को जोड़ा गया है जिसको जो है संविधान में या फिर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, पर अब अगर वह मूल अधिकार का हनन करती है तो उसमें जो है चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची जो है यह आपका टोटल दल बदल से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से हो गया। 11वीं अनुसूची जो है उसके बारे में उसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की चर्चा की गई है। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वह नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो यह टोटल संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में हमने जाना। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो जरूरी है आपको समझना, जैसे कि कुछ देसी राजा थे उन्होंने कैसे सम्मिलित किया, तो 1-2 पॉइंट में हम लोग इनको देखते हैं। यह एग्जाम के लिए आ जाता है कभी कभी। तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था, अर्थात सभी राज्यों को जोड़ने के लिए किनके नेतृत्व में सभी मंत्रालय बनाया गया था, सरदार पटेल के नेतृत्व में। जब जो राजा सब थे वो सब अगर स्वतंत्र भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे तो उनको मिलाने का प्रयास कौन कर रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पे पूछता है इसमें कि जूनागढ़ रियासत कैसे जुड़ा, तो जनमत संग्रह के आधार पर अर्थात वोटिंग पे। हैदराबाद की रियासत को पुलिस की कार्रवाई द्वारा जोड़ा गया क्योंकि वह जुड़ नहीं रहे थे भारत के अखंड लोकतंत्र में के माध्यम से। और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में जोड़ दिया गया। कुछ अब संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भारत राज्यों का संघ है जिसमें टोटल जो है अभी
अब तो राज्य की संख्या बदल गई है। कुल जो है वह 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं और 28 राज्य हो गए हैं। तो आप ये डाटा जो है पुराना वाला है, इसको आप सही से देख लेंगे। 28 राज्य और टोटल जो है वह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिला के। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 1 में जो है वह भारत, कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत की बात मैं बता रहा हूँ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अर्थात अनुच्छेद 1 में जो है भारत को इंडिया अर्थात राज्यों का संघ कहा गया। तो ये एग्जाम में आता है कि इंडिया शब्द जो है वह कहाँ प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में, और भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 में भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य या प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करती है। अर्थात नया राज्य जो है वह कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है, यह क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकता है। अर्थात राज्य के क्षेत्र और नाम इन सब में बदलाव कौन कर सकता है, तो हमारी जो संसद है वह। तो यह कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आपको याद रखना है। कुछ टॉपिक काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए मैं ग्रुप में पढ़ाने के बदला जो है वो वीडियो में आपको इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट जो है पॉलिटी कंप्लीट हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ़िलहाल जो है आप जो है हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां हमने क्विज़ स्टार्ट किया हुआ है। सारा 50 डेज़ में मैं कंप्लीट GK/GS कंप्लीट करवा रहा हूं, कुछ टारगेट के थ्रू और कुछ वीडियो के थ्रू। तो आप ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।